पर बनाया विश्व रिकॉर्ड और निशानेबाजी में अवनी लखेड़ा ने भी जीता स्वर्ण पदक। प्रदेश में यात्री बसों के किराए में 25% की वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल की मजदूर संगठनों और कामगारों ने की सराहना। और आज पूरे देश सहित प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। टोक्यो ओलंपिक में शानदार उपलब्धियों के बाद टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी भारत की शानदार उपलब्धियां जारी हैं। आज का दिन भारत के लिए काफी अच्छा रहा, जहां सुमित अंतिल ने भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर भारत को दूसरा गोल्ड दिलाया है। वहीं निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में अवनी लखेड़ा ने स्वर्ण पदक जीत और 249.6 अंकों के साथ शीर्ष पर अपना स्थान बनाया। इसको मिलाकर अब पैरालंपिक में भारत को 7 पदक मिल चुके हैं। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने 2 रजत और 1 कांस्य के साथ 3 पदक देश के नाम किए थे। टेबल टेनिस में भाविनाबेन हसमुख भाई पटेल ने रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में निशात कुमार ने 2.06 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक देश के नाम किया। वहीं पुरुषों की चक्का फेंक प्रतियोगिता में विनोद कुमार ने 19.91 मीटर चक्का फेंककर कांस्य पदक जीता है। सुमित अंतिल को भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड बनाने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 63 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। कल 31,14,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.51% है। इस दौरान 34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक 3,19,23,000 से अधिक लोग कोविड से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 42,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3,76,324 रह गई है, जो कुल मामलों का 1.15% ही है। देश भर में 52 करोड़ से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 14,19,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 19 नए मामले सामने आए। फिलहाल 480 सक्रिय मरीज होम आइसोलेशन और विभिन्न अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.11% है। इस बीच अब तक 1,43,85,000 से अधिक लोग कोविड के टीके लगवा चुके हैं। प्रदेश में जिन किसानों ने धान के अलावा दूसरी फसलें लगाई हैं, उन्हें अल्पवृष्टि अथवा अनावृष्टि होने पर राज्य सरकार 9,000 रुपए प्रति एकड़ के मान से सहायता राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के कई क्षेत्रों में अल्पवृष्टि और अनावृष्टि के कारण सूखे के हालात हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों के साथ है। जिन किसानों ने अभी खरीफ सीजन में धान, कोदो कुटकी और अरहर की बुआई की है, यदि वर्षा के अभाव में उनकी फसल भी खराब हो जाती है, चाहे उत्पादन हो या न हो, तो उन्हें सरकार प्रति एकड़ 9,000 रुपए की सहायता देगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को भी गिरदावरी सर्वे के आधार पर प्रति एकड़ 9,000 रुपए के मान से मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंडवानी कलाकार स्वर्गीय पूनाराम निषाद और नाचा गम्मत कलाकार स्वर्गीय मदन कुमार निषाद की जीवनी को प्रकाशित किए जाने की भी घोषणा की है और इस संबंध में पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की मदद देने भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को 1 सितंबर से पंजीयन कराने का भी मुख्यमंत्री ने आह्वान किया है।
और प्रदेश में यात्री बसों के किराए में 25% की वृद्धि की गई है। इस संबंध में यातायात महासंघ और बस ओनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ ने 40% वृद्धि की मांग की थी। कल रायपुर में दोनों संघों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर यात्री किराए में वृद्धि की मांग की। इस पर सहमति देते हुए मुख्यमंत्री ने 25% किराया बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा 16 जुलाई 2018 से प्रक्रम यात्री वाहनों के यात्री किराए की दर में वृद्धि की गई थी। राज्य में यात्री किराए में बढ़ोतरी किए जाने की सहमति पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री बघेल का आभार भी जताया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में आए एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को अगली बार बस्तर आने का न्योता भी दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का महत्व हर युग में रहा है, यहां सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और पौराणिक काल में महत्ता की विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर गुजरात से आए प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री ने भी प्रतिनिधिमंडल को शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की है। इससे श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। प्रदेश के विभिन्न मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों और मजदूरों ने भी ई श्रम पोर्टल की सराहना की है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के जयप्रकाश नायर ने ई श्रम पोर्टल को केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में किया गया क्रांतिकारी कदम बताया है। लागू किया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो मजदूरों के, असंगठित मजदूरों की पहचानों के पोर्टल लागू हुआ है वो नीचे पे बड़ी ईमानदारी से लागू हो और उनकी जो भी योजनाएं उन असंगठित मजदूरों को मिलनी है, प्रवासी मजदूरों को मिलनी है, उसका लाभ सरकार की तरफ से नीचे तक पहुंचे और हम इस पूरे पोर्टल का हम लोग स्वागत करते हैं। इस पोर्टल से जो एक लंबे समय से असंगठित मजदूरों की संख्या, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले, जिनका कोई भी मापदंड नहीं रहा है कि वो कहाँ काम करते हैं, किस राज्य में काम करते हैं, कहाँ काम करने जाते हैं, अगर ये पोर्टल बनता है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों के ऊपर भी एक दबाव बनेगा कि हमारे यहाँ से कितने असंगठित मजदूर जो दूसरे राज्यों में जाके काम कर रहे हैं और उनकी गिनती हो पाएगी। कामगारों के सबसे बड़े संगठन सीटू के यूवीएस रेड्डी का कहना है कि ई श्रम पोर्टल में पंजीयन कराने के बाद मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिलेगा। और असंगठित क्षेत्र का मजदूर मतलब केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने वाले मजदूरी नहीं, इसके साथ साथ में दूध बेचने वाले से लेके, पेंटिंग करने वालों से लेके, घर घर काम करने वालों से लेके, ऐसे सारे काम करने वाले जिनका कोई संगठित क्षेत्र में काम नहीं है, इन सारे लोगों को करना है। जब ये ई पोर्टल में ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इनका एक कार्ड भी जनरेट होगा। ई जो श्रम कार्ड है वो प्रदान किया जाएगा सारे लोगों को। इससे उन योजनाओं का लाभ मिलेगा बहुत आसानी से। और इसमें एक ठोक महत्वपूर्ण चीज ये है कि सारे के सारे लोगों को एक यूनिक कोड मिलेगा, एक ऐसा नंबर दिया जाएगा जो एक दूसरे से जुड़ा नहीं होकर सबका अलग अलग एक नंबर मिल जाएगा। तो उस नंबर के आधार पे पूरे देश के अंदर एक जैसे पहचाने जाएंगे। वहीं प्रदेश में मजदूरों के हित के लिए कार्य कर रहे एटक के पदाधिकारी विनोद सोनी का कहना है कि ई श्रम पोर्टल में पंजीयन कराने के बाद एक राज्य के श्रमिक को दूसरे राज्य में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी लाभ मिल सकेगा। एआईटीयूसी की बहुत लंबे समय से मांग रही है कि देश के अंदर में जो असंगठित मजदूर है, जिनका कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका भी लिपिबद्ध किया जाए। इसलिए सरकार के इस कार्य को हम लोग समर्थन करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लिपिबद्ध होने से बहुत से जो जन कल्याण हैं उनको हम लोग वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कर्मचारियों को वो अधिकार दिला सकते हैं। ये हमारा एक प्रयास अच्छा रहेगा। दूसरी बात उन्होंने उसमें कहा है कि तत्काल ही ई पोर्टल होने पर कर्मचारियों को, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको जो है 2 लाख का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। ई श्रम पोर्टल को प्रदेश के मजदूरों ने भी स्वयं के लिए हितकारी बताया है। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों का अब तक कोई माई बाप नहीं था, बहुत परेशानी होती थी, आए दिन लोग परेशान करते थे। पहली बार केंद्र सरकार ने ऐसा एक पोर्टल बनाया है और पोर्टल के तहत अगर उसमें कोई रजिस्ट्रेशन कराता है तो
उसे सरकार की पूरी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा और जानकारी तो लगातार मिलती रहेगी जो अब तक हमें नहीं मिलती थी। और साथ ही साथ अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पूरे 2 लाख का बीमा भी मिलेगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल के जरिए मजदूरों के साथ ही लघु व्यवसाय करने वालों को भी 2 लाख रुपए तक का बीमा लाभ मिल सकेगा। इसके लिए सभी का आधार कार्ड होना जरूरी है। गरियाबंद जिले के एक छात्र ने अंतरिक्ष और ब्रह्मांड पर एक पुस्तक लिखी है। देवभोग के मुगझर निवासी 8वीं कक्षा के छात्र पीयूष जायसवाल ने अंग्रेजी भाषा में फुलफिल ऑफ कॉस्मोस किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने ब्रह्मांड से जुड़ी नई अत्याधुनिक और ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में उल्लेख किया है। बहुत ही अच्छा लगा, जिसपे कि हमारे जो इंस्पिरेशंस है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है, इलॉन मस्क जी हैं, इनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। जैसे कि उन्होंने अपने जितने भी लाइफ में बड़े से बड़े काम किए हैं, और ये जो मैंने बुक लिखा है वो स्पेस के बारे में, जिसका नाम फुलफिल ऑफ कॉस्मोस है। 88 पन्नों की इस पुस्तक का विमोचन गरियाबंद के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर ने किया और उन्होंने पीयूष को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। ये जिले के लिए गर्व की बात इसीलिए भी है कि जो एक विषय खास तौर पे इसके बारे में लोग जानते कम है और उससे कम समझते हैं, उसके बारे में गहन अध्ययन करके लिखना। और मुझे जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2 बार ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडलिस्ट मिले हैं और जो अन्य विदेश में भी इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जाने का मौका मिला था। हालांकि कोरोना से नहीं जा पाए, लेकिन ये जिले के लिए गर्व की बात है। और पीयूष की यह किताब 150 देशों के 30,000 से अधिक बुक स्टॉल्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी। पीयूष भविष्य में खगोलीय वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जीवन और शिक्षा के प्रति समर्पण का त्योहार है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का त्योहार है और लोग नटखट कन्हैया से लेकर कृष्ण के विराट स्वरूप तक भगवान के सभी रूपों से परिचित हैं। उन्होंने कहा कि चाहे कला, सुंदरता या आकर्षण हो, भगवान कृष्ण सर्वत्र हैं। इधर प्रदेश में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मानव को जीने की सही राह दिखाई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। जन्माष्टमी के अवसर पर आज रायपुर में राधा कृष्ण मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में आज सुबह आरती हुई और इस दौरान भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इधर मुख्यमंत्री निवास में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में कोपलवाणी विद्यालय के मूक बधिर बच्चे श्री कृष्ण और राधा की वेशभूषा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो पैरालंपिक में सुमित अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर बनाया विश्व रिकॉर्ड और निशानेबाजी में अवनी लखेड़ा ने भी जीता स्वर्ण पदक। प्रदेश में यात्री बसों के किराए में 25% की वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल की मजदूर संगठनों और कामगारों ने की सराहना।
और आज पूरे देश सहित प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का पर्व। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।